हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी बढ़िया ढंग से कर रहे होंगे। तो अभी उत्तराखंड एलटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 18 अगस्त को, उसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आप लोग उसको डाउनलोड कर लें। और अब जो है आपकी तैयारी बिल्कुल अंतिम समय पर है। तो इससे अभी क्या करना है कि आपको जो भी आपने पढ़ रखी चीज़ें उसमें आप जो है उसका फिर से रिवीजन कीजिए फटाफट से। जो भी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, अनावश्यक बहुत सारी नई चीज़ें पढ़ने की कोशिश मत करिए। जो भी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं उसका अच्छे से रिवीजन कीजिए और हो सके तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको हेल्प मिलेगी। और जो भी क्वेश्चन आप अगर प्रैक्टिस कर भी ले तो उनको याद भी कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एज इट इज़ एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो सीधे सीधे क्वेश्चंस भी आप याद कर सकते हैं। तो आप लोग जो है फाइनली आप बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें पढ़ने के बजाय अब जो आपका लास्ट टाइम है उसमें आप रिवीजन कीजिए और पुरानी जो भी चीज़ें कर रखी हैं आपने उसको फिर से एक बार दोहरा लीजिए। सारी यूनिट्स आप जो है कवर करने की कोशिश कर लीजिए जितना आपने पढ़ लिया है। तो ये था। और आज जो है हम यहाँ पर मैं आपको करवाने वाला हूँ कुछ क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। जैसे कि पहले भी आपको बहुत सारी वीडियो बना करके मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं। तो आज मेरा टॉपिक है यहाँ पर आपके लिए, वो है जीओसी यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्लस हम कुछ स्टीरियो केमिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री या फिर उसको आप बोल सकते हो आइसोमेरिज में। तो इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे मैक्सिमम जितने हो सकते हैं। और इसके बाद ये हमारा फर्स्ट पार्ट है वीडियो का। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कल जो है उसके बाद बचता है रिएजेंट और इसके अलावा रिएक्शन मैकेनिज्म और साथ में नेम रिएक्शन। ठीक है, वैसे मैक्सिमम मैंने जीओसी भी अपने चैनल पर करवा रखी है, स्टीरियो केमिस्ट्री भी करवा रखी है और इसके अलावा रिएक्शन मैकेनिज्म भी मैंने करवा रखी है और नेम रिएक्शन भी करवा रखी है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो आपका ऑर्गेनिक पूरा कवर हो जाता है। यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे अगर आप अच्छे से कर रहेंगे तो बन जाएंगे। ठीक है, तो उसके अलावा रिएजेंट जो है इसका मैं अलग से आपको समझा भी दूंगा वीडियोज में कि ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, रिड्यूसिंग रिएजेंट, ये सब कौन से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ये तीनों पार्ट के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जिसमें मैंने नेम रिएक्शन और रिएक्शन मैकेनिज्म पहले ही पढ़ा रखा है। अब रिएजेंट को मैं साथ ही साथ क्वेश्चन भी और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी टॉपिक वाइज वो बताते जाऊंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जो कि हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और स्टीरियो केमिस्ट्री है उसके क्वेश्चन करेंगे। तो इतने ही चीज़ों से ही लगभग हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर हो जाती है। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स में यही सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो अलग अलग चैप्टर ना पढ़ा करके मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप से भी बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे चैप्टर हो जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे, जहाँ पर हम इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, बेसिसिटी, एसिडिटी और जो हमारे इंटरमीडिएट्स होते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, उनकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी और आपको लिए हेल्पफुल होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और लास्ट टाइम आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। एग्ज़ाम हॉल में जब भी आप जाने की तैयारी करेंगे तो उससे पहले आप जो है ज़्यादा एग्ज़ाम के रिजल्ट के बारे में ना सोच के आप जो है इस हिसाब से सोचिए कि बस आपको अपना आउटपुट देना है। वो बाकी जो भी रिजल्ट आएगा वो जो है अच्छा ही आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा रिजल्ट के बारे में ना सोच के आपको जो है मेन अपनी तैयारी पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या है इनमें से सही ऑर्डर। ठीक है, तो पहली बात तो हमारे पास क्या है, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन ऊपर है, ये वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, पहला है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल का एग्जाम्पल है। तो पहले बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल ऐसे स्पीसीज होती है जो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, या फिर इसको ऐसा भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ठीक है, और या फिर इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड भी इनको बोलते हैं। ठीक है, लुईस एसिड। और ये कौन होते हैं, जिन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है हम उनको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं और ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। और जनरली इनका ऑक्टेट जो है वो क्या रहता है, इनकम्प्लीट रहता है। ठीक है, तो ये हमारे, या फिर इनमें डी ऑर्बिटल खाली रहता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके पास मतलब ऑर्बिटल खाली होंगे या इनके पास भरे हुए ऑर्बिटल पूरे के पूरे नहीं होते हैं। तो ये हमारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। और साथ ही साथ आपको न्यूक्लियोफाइल के बारे में भी पता होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ऐसे सारे स्पीसीज जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, लुईस बेस भी कहते हैं। ठीक है, और इनको एक चीज़ और हम देखते हैं जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो इन्हीं को हम लिगेंड्स भी कहते हैं।
ठीक है। इन्हीं को क्या कहते हैं, लिगेंड्स भी कहते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, या इन्हीं को लुईस बेस कह लो, इन्हीं को न्यूक्लियोफाइल कह लो। और जो हमारे लुईस एसिड होते हैं वो किसकी तरह काम करते हैं, वहाँ पर डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं वो वहाँ पर लुईस एसिड की तरह काम कर रहे होते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा इसमें इलेक्ट्रोफाइल का एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल इलेक्ट्रोफाइल का कौन सा होगा जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए नहीं होंगे। जैसे H2O है, H2O में ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो ये क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है। अमोनिया भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है। C2H5NH2 ये भी हमारा एमीन है, ये भी नाइट्रोजन से लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अब लेकिन AlCl3 को आपने बहुत बार एग्जाम्पल में देखा होगा, ये किसकी तरह काम करता है, लुईस एसिड की तरह। क्योंकि अगर आप AlCl3 को देखेंगे तो ये Al, Cl, Cl और Cl, क्योंकि ये बोरान की फैमिली का मेंबर है, तो इसके वैलेंस शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 और 3 इलेक्ट्रॉन और होंगे जो कि क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने की वजह से हो रहे होंगे। तो इसमें बोरान एल्यूमिनियम में टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इस वजह से ये क्या होगा ये इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रोफाइल के अदर एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, जैसे BF3 है, ठीक है, और इसके अलावा H+ है, ठीक है, और RC डबल बॉन्ड O है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है कार्बोनिल, इस पर ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। जो भी प्लस चार्ज स्पीसीज या जिन पर इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, ऐसी सारी स्पीसीज क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रोफाइल। और कोई भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जिन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, जिन पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता रहती है, वो सब न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। तो आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो बेसिक चीज़ें आपको बता दी। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट इन द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट नहीं है जो हमारे दे रखे हैं। देखिए CH3 नेगेटिव है, ये तो आपको पता है कि इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो ये हमारा क्या करेगा, कार्बन आयन है, तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। दूसरा NH2 नेगेटिव है, इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। D हमारा ईथर है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। लेकिन ये जो हमारा है CH2 पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं H और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे सेंट्रल एटम पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से, 2 इस बॉन्ड से और 2 इस बॉन्ड से, तो 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और इसका मतलब इस पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये किसकी तरह काम करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। और ये जो स्पीसीज होती है इसको हम बोलते हैं कार्बीन, ठीक है, कार्बीन बोलते हैं। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है एक, और इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ठीक है, समझ में आ गया। और जैसे कार्बोकेटाइन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वैसे कार्बीन पे भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होगा। सॉरी, न्यूक्लियोफिलिक नहीं, कौन सा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। बाकी सब क्या होंगे, न्यूक्लियोफिलिक होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। इनमें से न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीसीज होती है, तो जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी अच्छी होती है। मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि कोई दानी है, ठीक है, कोई डोनेट कर रहा है, किसी को पैसा दे रहा है, तो उसकी कितना अच्छा वो दानी है, इसका बात का पता कैसे चलता है कि कितने पैसे वो दे सकता है किसी को, या कितनी चीज़ें किसी दूसरे को दे सकता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, तो जो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है एक्सेप्टर को, वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी होगी, या उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल माना जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव और F नेगेटिव, सभी पे एक एक माइनस चार्ज है। लेकिन हम अगर देखें तो सभी सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है इन सभी में, उससे ज़्यादा नाइट्रोजन की, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन की और फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा। तो इसमें हम देखें तो CH3 नेगेटिव सबसे अच्छा डोनर होगा, क्योंकि इस पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है कार्बन की। और सबसे कम न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी होगी, फ्लोरीन की, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो अपने इलेक्ट्रॉनों को या नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके रखेगा और इलेक्ट्रॉन देने की इसकी कम पावर होगी। तो इसलिए CH3 नेगेटिव सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, उससे कम NH2 नेगेटिव, उससे कम OH नेगेटिव और सबसे कम F नेगेटिव। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, A आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड विच इज लीस्ट बेसिक इज। इनमें से कौन सा कंपाउंड क्या होगा, सबसे कम बेसिक होगा। तो बेसिसिटी जो हमारी होती है वो क्या होती है, वो H लाइक टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ही होती है लगभग। लेकिन बेसिसिटी में जब भी हम बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो H+ करता है। जैसे हम अगर बात करें, ये NH2 कोई भी माना NH
N2R है, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर ये H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, H+ को अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये बेस कहलाएगा, ठीक है। लेकिन ये सेम अगर कहीं पर ये नेगेटिव चार्ज या फिर ये इलेक्ट्रॉन किसी सेंटर पर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक कर रहे हैं, तो उस टाइम वो न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। तो यहाँ पर बेसिसिटी की जब भी बात हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी को दे पा रहा है। तो अगर जो इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा है, तो वो कम लुईस बेसिक नेचर का होगा। लुईस बेस क्या होता है? जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। तो लीस्ट बेसिक वो होगा जो सबसे कम इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो जो हमारा NF3 है फर्स्ट वाला, इसमें क्योंकि नाइट्रोजन से 3 फ्लोरीन लग रखे हैं, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन पर, ये 3 फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होंगे, तो ये नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी कम हो जाएगी अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आएगा, क्योंकि फ्लोरीन इससे सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहे हैं, इस वजह से नाइट्रोजन कम दे पाएगा। तो सबसे लीस्ट बेसिक NF3 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बी देखें तो यहाँ पर R ग्रुप जो होता है, एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप होता है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो ये और अच्छे से देगा। NH2 में यहाँ पर दो जगह से इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी है, और NH2OH में यहाँ पर ऑक्सीजन हालांकि अपनी तरफ भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, लेकिन फिर भी फ्लोरीन 3 फ्लोरीन बहुत ज़्यादा खींचेंगे, तो सबसे लीस्ट बेसिक ए वाला होगा। अगला क्वेश्चन है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ गिवन कार्बोकेटाइन। इनमें से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? तो इसमें हमें 3 कार्बोकेटाइन दे रखे हैं। तो पहला हमारा है जो बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर CH2 पर पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा हमारा साइक्लोप्रोपेन जो रिंग है, उसके अगले वाले कार्बन पर प्लस चार्ज है। तीसरे में ये C+ है और यहाँ पर साइक्लोप्रोपाइल रिंग लग रखी है, और CH3 और CH3 जोड़ लगे। तो इसमें बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा कार्बोकेटाइन की। तो आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का आप ऑर्डर हमेशा ध्यान रखेंगे, A, R, E, H और I, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्या होगी? एरोमेटिसिटी। दूसरा आप देखेंगे रेजोनेंस, ठीक है। तीसरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर कोई स्पीशीज लगी होगी तो वो देखेंगे। चौथा आप हाइपर कंजुगेशन देखेंगे, और सबसे लास्ट में आप इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये सारे कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा थोड़ा पता होने चाहिए। मैंने पढ़ा भी रखे, एरोमेटिसिटी भी पढ़ा रखे, रेजोनेंस भी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कहाँ पर रहता है मैं बताऊंगा, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, ये सब पढ़ा रखे हैं। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पर एरोमेटिक कौन से होते हैं, लाइक हमारे पास इस टाइप की कोई स्पीशीज है, ये हमारी अंदर डबल बॉन्ड है किसी रिंग के अंदर, और यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो ये इस रिंग का हिस्सा है प्लस चार्ज, और इस पर डिलोकलाइज होता है। और एक हमारा हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी आता है, उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एरोमेटिक होती हैं ऐसी टाइप की स्पीशीज। लेकिन अगर हम फर्स्ट अपना कंपाउंड देखें तो इसके अंदर हमारा ये CH2 जो है रिंग के बाहर है, तो यहाँ पर एरोमेटिक तो नहीं है। तो ये सब हमने बॉर्डर जो बताया AREHI, इनमें इससे भी ज़्यादा स्टेबल होता है साइक्लोप्रोपाइल कैटाइन जो हमारा होता है। यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन रिंग है, इसके बाद C पे प्लस चार्ज है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जब भी आपका आएगा ये क्वेश्चन कि साइक्लोप्रोपेन रिंग अगर कहीं पर ऐसे बनी होगी, तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल यही होगा, B सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उससे कम C होगा, और क्योंकि इसमें एक साइक्लोप्रोपेन रिंग लग रखी है, और सबसे कम A होगा। हालांकि A में अगर आप देखेंगे तो ये जो है क्या कर सकता है, रेजोनेंस के थ्रू ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड पर क्या हो सकता है, डिलोकलाइज हो सकता है। तो इस वजह से स्टेबिलिटी तो इसकी भी अच्छी है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी B वाले की होगी, क्योंकि ये जो साइक्लोप्रोपेन रिंग होती है ये बहुत ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली डोनेट करती है C+ चार्ज को। यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन टाइप के ही होते हैं, इसमें जो डबल बॉन्ड होते हैं, और इनमें क्या होता है, साइक्लोप्रोपेन रिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करती है इस C+ को। तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो B ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। B ऑप्शन क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन रिंग होती है, वो उसकी इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन, विच कार्बेनाइन इज मोस्ट स्टेबल अमंग गिवन बिलो। इसमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बेनाइन कौन सा है, सॉरी कार्बेनाइन। तो कार्बेनाइन हमारा हमें देखिए कार्बोकेटाइन में तो हमें क्या होता है, जैसे कार्बोकेटाइन होता है उसको तो क्या चाहिए होता है, वो इस टाइप का होता है, प्लस चार्ज होता है उस पर, तो उसको चाहिए होता है कि कोई इससे क्या कर दे, इसको इलेक्ट्रॉन दे दे,
कोई इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दे दे इसकी तरफ, तो प्लस चार्ज कम हो जाता है उससे, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। जबकि जो हमारा कार्बन आयन होता है उसमें नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी होता है, तो ये अपने चार्ज को कम करने के लिए इसे ऐसे ग्रुप चाहिए होते हैं जो इससे इलेक्ट्रॉन ले लें अपनी तरफ। जैसे लाइक हमारे पास Cl हो गया, फ्लोरीन हो गया, इस टाइप का अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लगे होंगे तो कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल होता है। अब लेकिन यहाँ पर हमारे क्या दिखा रखा है, एक तो हमारा ट्रिपल बॉन्डेड कार्बोकैटायन दिखा रखा है, एक डबल बॉन्डेड कार्बोकैटायन दे रखा है, एक सिंगल बॉन्डेड कार्बोकैटायन दिखा रखा है, और एक CH3 पर नेगेटिव चार्ज है। तो अगर यहाँ पर हमारा एक दूसरा कॉन्सेप्ट लगता है जिसको बोलते हैं हम परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस कार्बन आयन पे हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा, यहाँ पर sp2 आएगा डबल बॉन्डेड पे, और यहाँ पर आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा इस कार्बन आयन पे, ठीक है। तो अब क्या है, इसके बाद आप जो है यहाँ पर देखेंगे कि इसके बाद यहाँ पर भी sp3 आएगा। यहाँ पर एक चीज़ आती है परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, या सिंपली आप समझ सकते हो कि उतना ज़्यादा स्टेबल कार्बन आयन होता है, स्टेबल कार्बन आयन होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये हमारा है जो हमारा ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन आयन है उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, इस वजह से यहाँ पर 50% एस कैरेक्टर होता है, और sp2 में हमारा s का परसेंटेज होता है 33.33% लगभग, और sp3 में लगभग यहाँ पर 25% एस कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर वहाँ पर कार्बन आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो आप देखेंगे कि इसमें ए वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, क्योंकि हम ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, जबकि कार्बोकैटायन में इसका उल्टा सीक्वेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ए सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उससे कम बी होगा, उससे कम सी होगा, ठीक है। अगर हम वैसे ऑर्डर में देखेंगे तो उससे कम डी और उससे कम सी ये वाला होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक कार्बन आयन पर जितना एस कैरेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा वो क्या होता है, उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से आप जो है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप छांटिए। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो सब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें जितने भी हमारे लोन पेयर वाले ग्रुप होते हैं, लाइक जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ये क्लोरीन है, क्लोरीन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्या कर सकता है, एरोमेटिक रिंग की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। तो इस वजह से क्या करता है ये ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर क्या करता है, नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है, तो जिस वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल आते हैं ऑर्थो या पैरा पोजिशन पर ही जुड़ते हैं। तो इस टाइप के ग्रुप को लाइक Cl है और NH2 इस पर भी लोन पेयर है, और CH3 पे लोन पेयर नहीं है, हालांकि फिर भी ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये जो है क्या करता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ डोनेट कर रहा होता है। तो यहाँ पर ये Cl हो गया, CH3 हो गया और NH2 सारे के सारे कैसे है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। जबकि आप साइनाइड देखेंगे Cn, तो ये क्या करेगा, ये जो है C ट्रिपल बॉन्ड N है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन पे इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, और ये किससे जुड़ रखा है, मल्टीपल बॉन्ड के थ्रू नाइट्रोजन या किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा होता है। तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा होता है यहाँ से एरोमेटिक रिंग से। तो ये क्या करता है, जब भी इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो ये कहाँ पर हमारा ये खींचेगा तो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है, ठीक है, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है। इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर मेटा पे जुड़ता है। तो Cn जो होगा वो हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। तो आपको ध्यान रखना है जो भी हमारे लोन पेयर वाले ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं रिंग की तरफ, इस वजह से ये क्या करते हैं, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करते हैं, इसलिए इनको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं या एक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। जबकि जो हमारा जो जितने भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप होते हैं वो लाइक Cn, C डबल बॉन्ड OH इस टाइप के ग्रुप, वो एरोमेटिक रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं और कहाँ पर, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल मेटा पा के जुड़ता है। इस वजह से इनको मेटा डायरेक्टिंग या फिर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल। ये आप लोग खुद ही बता सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया साइक्लोप्रोपाइल कैटायन जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर तीन जो हमारी साइक्लोप्रोपेन रिंग है वो इलेक्ट्रॉन देने का काम करती है। तो हमारा इसमें अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ये हमारा साइक्लोप्रोपाइल कैटायन जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा,
ठीक है, कार्बोकेटाइन, साइक्लोप्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन भी बोलते हैं इसको। उससे फिर उससे कम कौन सा होगा, देखिए इन सभी में यहाँ पर फिर उसके बाद ये वाली C6H5 यानी बेंजीन रिंग लग रखी हैं 3 यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे फर्स्ट वाले ऑप्शन में ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ड्यू टू रेजोनेंस 3 एरोमेटिक रिंग यहाँ पर रेजोनेंस कर सकती हैं इस प्लस चार्ज के साथ, तो उससे कम सबसे ज़्यादा स्टेबल C, उससे कम A, ठीक है। उससे कम क्या होगा फिर यहाँ पर ये जो है CH3, ठीक है, पॉजिटिव। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो होगा वो हाइपर कंजुगेशन के थ्रू स्टेबिलिटी होगी, और यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वहाँ पर भी रेजोनेंस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के बाद सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी होगी। तो उससे कम डी होना चाहिए और सबसे कम बी जो है स्टेबल होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा साइक्लोप्रोपाइलियम कैटायन, उससे कम स्टेबल फिर ए एरोमेटिक, ठीक है, रेजोनेंस वाला देखेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन डोनेशन वाला देखेंगे, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग कार्बेनाइंस, इनमें देखिए जो हमारे कार्बेनाइंस दे रखे हैं इनमें करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी, इनकी स्टेबिलिटी का घटता हुआ क्रम हमको अरेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कार्बोनाइन जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है जब उन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो एरोमेटिक रिंग से भी खींचेगा और साथ ही साथ इस CH2 नेगेटिव से भी खींचेगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होंगे यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन सही रहेगा, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी थर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल नहीं दिया, यहाँ भी नहीं दिया, यहाँ भी नहीं दिया है, तो ए ऑप्शन में दे रखा है। तो ए ऑप्शन में फिर उससे कम सेकंड दे रखा है, ठीक है। सेकंड में क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई भी ग्रुप नहीं लग रखा है, ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ना ही विड्रॉइंग। अगर यहाँ देखेंगे OH, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये एरोमेटिक रिंग की तरफ देगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, और CH3 भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप ही होता है, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन के द्वारा इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होता है। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी होगी कार्बेनाइन की वो थर्ड की होगी, उससे कम सेकंड की होगी। उसके बाद वैसे होनी चाहिए थी स्टेबिलिटी फोर्थ की सबसे ज़्यादा, उससे कम फर्स्ट की होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर फर्स्ट पहले दे रखा है, फोर्थ बाद में दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए थर्ड में तो NO2 ग्रुप लग रखा है, ये तो सिंपल सी बात है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसकी सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी, और उससे कम सेकंड भी सही है क्योंकि इस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप नहीं लग रखा है, तो ये भी स्टेबल होगा। लेकिन अगर यहाँ आप फर्स्ट और फोर्थ में देखेंगे तो OH रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉनों को देता है एरोमेटिक रिंग की तरफ, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होनी चाहिए क्योंकि ये CH2 नेगेटिव पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पर। और CH3 भी हालांकि इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है क्योंकि हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉन देता है, जो कि रेजोनेंस जैसा इलेक्ट्रॉन डोनेशन नहीं है। तो इसका ऑर्डर जो मेरे हिसाब से सही होना चाहिए था वो थर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल, उससे कम सेकंड, उससे कम हमारा ये हो गया कौन सा फोर्थ, और सबसे कम फर्स्ट होना चाहिए, ठीक है। हालांकि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही माना जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकेटाइंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी, इनको हमें इन कार्बोकेटाइंस को उनकी स्थायित्व के घटते क्रम में अरेंज करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही है, यहाँ पर आप स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे हाइपर कंजुगेशन के द्वारा, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन क्या कहता है, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, मतलब यहाँ पर कार्बोकेटाइन है उसके बगल में जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, लाइक ऐसे बनाते हैं, C+ है, यहाँ पर CH3, ये अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये कार्बोकेटाइन है, इसके बगल वाला जो कार्बन होता है उसको अल्फा बोलते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 3 दूनी 6 और ये 9, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है कार्बोकेटाइन की, उतने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। तो इनमें अगर आप देखोगे तो इनका स्ट्रक्चर्स आप देखेंगे सभी के, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये हमारा यहाँ पर इस पे प्लस चार्ज है इस वाले कार्बन पे, तो इसके बगल में कितने हाइड्रोजन है वो देखते हैं। यहाँ पर कितने होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। इधर अगर देखें तो 3 बॉन्ड ऑलरेडी बन रखे हैं तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पर होगा। इसमें अगर देखें तो CH2+ है, यहाँ पर 3 बॉन्ड ऑलरेडी बन रखे हैं तो 1 हाइड्रोजन बचेगा इसके अल्फा पर। इस कार्बोकेटाइन में अगर देखें तो यहाँ पर बीच में प्लस चार्ज है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, ठीक है, और 2 यहाँ पर होंगे, ठीक है, और 2 यहाँ पर होंगे क्योंकि इस पर 3 अल्फा कार्बन है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके यहाँ पर 1 अल्फा ये वाला हो गया और 1 अल्फा इस साइड हो गया, तो यहाँ पर 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो इस केस में देखें तो यहाँ पर इस कार्बोकेटाइन के केस में 3 और 2 5 और 2
7, यहाँ पर 7 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखें तो 4 हैं, यहाँ पर देखें तो कितने हैं, यहाँ पर 1 ही है, और यहाँ पर 3 है। तो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर सेम, जितना अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी, तो थर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। उससे कम कौन सा होगा, फोर्थ वाला, उससे कम फर्स्ट वाला, उससे कम सेकंड वाला। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है। तो ये दे रखा है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, बस वही आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल, इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है। हाँ, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जो मैं सीक्वेंस आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन तो साइक्लोप्रोपाइलियम कैटायन ही होता है, उसके बाद ए एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पर साइक्लोप्रोपाइलियम कैटायन तो है नहीं। अब एरोमेटिसिटी देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी एरोमेटिक कार्बोकैटायन नहीं है, क्योंकि एरोमेटिक कार्बोकैटायन तब होता है जब हमारा क्या होता है, जो प्लस चार्ज होता है वो एरोमेटिक रिंग का हिस्सा होता है। तो यहाँ पर कहीं पर भी प्लस चार्ज एरोमेटिक रिंग के अंदर नहीं है। तो अब तो ये हमारा सीक्वेंस था AREHI। अब थर्ड चीज़ आ गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डोनेसिटी तब देखते हैं जब हमारा CH2+ है, उसके बगल में कोई लोन पेयर वाला ग्रुप लगा होता है। जैसे यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, ठीक है। और NH लग रखा है, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इसी की जगह ऐसा होता CH2O CH2 पॉजिटिव, तो यहाँ पर ऑक्सीजन अब जो है इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि प्लस चार्ज के दूर हो गया, बगल में नहीं है जस्ट, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देने का काम भी करता है, NH भी करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो बी वाले ऑप्शन में अगर देखें तो बी वाले ऑप्शन में कोई भी इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप नहीं है, लेकिन NO2 इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। तो ये एरोमेटिक रिंग से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा और क्या करेगा, इस CH2+ से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो सबसे कम स्टेबल अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बी वाला सबसे कम स्टेबल कार्बोकैटायन माना जाएगा, ठीक है। अब और उसके अलावा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर CH3 भी इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये भी है, ये भी है। यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन के द्वारा इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी हमारा इलेक्ट्रॉन देंगे। लेकिन हाइपर कंजुगेशन बाद में आता है, पहले इलेक्ट्रॉन डोनर वाला आता है। तो अब यहाँ पर हमारा C या D में से सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है इन्हीं में से कोई ना कोई होगा। अब इसमें हम देखेंगे तो देखते हैं कि NH जो है वो अच्छा बेसिक नेचर का होता है, ये अच्छा इलेक्ट्रॉन देता है इन कंपेयर टू ऑक्सीजन के, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। तो अगर हम ऑर्डर देखें तो C वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, उससे कम D वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। उससे कम देखेंगे तो A वाला होगा, ठीक है, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन के द्वारा इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है। और सबसे कम बी वाला होगा, क्योंकि बी में केवल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका ऐसा सीक्वेंस होगा। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वो सी वाला होगा। अगला सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है। इसको भी आप मेरे ख्याल से कर लेंगे। सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होगा, तो यहाँ पर सबसे लेस स्टेबल तो डी वाला होगा, ठीक है। ये वाला NO2 ग्रुप लग रखा है, इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर बहुत ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा बी वाला, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों के देगा यहाँ पर एरोमेटिक रिंग की तरफ, तो CH2 पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल जाएगी। तो ये हमारा कैसा है, प्लस M इफेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो बी वाला ऑप्शन सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन का होगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा अगला वाला है, सेम उसी टाइप के क्वेश्चन है सारे के सारे। तो ये हमारा यहाँ पर अगर आप ट्राई करें तो खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पर सीक्वेंस अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, इसमें इस वाले में कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, रेजोनेंस का, ठीक है। इसमें यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन के द्वारा इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा, ठीक है। इसमें भी रेजोनेंस होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो कार्बोकैटायन है वो कैसा है, वो एरोमेटिक है, ठीक है। क्योंकि एरोमेटिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो रिंग लगी हुई है और उस पर क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये पॉजिटिव चार्ज इस रिंग पे डिलोकलाइज हो रहा है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये एरोमेटिसिटी के सारे रूल्स फॉलो कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो एरोमेटिक कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल, ठीक है। तो उसके बाद रेजोनेंस देखते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा सी वाला हो जाएगा। उसके बाद रेजोनेंस की बात करेंगे तो रेजोनेंस डी वाले में सबसे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। उससे कम ए वाले में हो रहा है, और बी वाले में क्या है, केवल हाइपर कंजुगेशन है। तो ये वाला CDAB हो जाएगा, ठीक है, CDAB,
CDAB, ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट सारे बता दिए, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। अब ये हमारे सारे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कौन से, स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं जिसको आइसोमेरिज में। ठीक है, आइसोमेरिज में उसके क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले भी पढ़ा रखी हैं, तो आपको पता भी है। स्टीरियो केमिस्ट्री में भी मैंने पढ़ा रखा है, हालांकि वीडियोज काफ़ी लेंदी है, तो कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। सबसे पहले इसमें आपको कुछ बातें समझनी है। जैसे सबसे पहली चीज़ होती है आइसोमेरिज में। आइसोमेरिज में क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई भी दो ऐसे कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन उनका क्या हो सकता है, या तो उनका स्ट्रक्चर सेम हो सकते हैं। ठीक है, मतलब उनके, जैसे आप एग्जांपल के थ्रू आप समझेंगे, लाइक हमारे पास एक कोई कंपाउंड है C2H6O, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इससे दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं। एक बन सकता है CH3CH2OH, ठीक है, और दूसरा बन सकता है CH3OCH3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखेंगे आप, यहाँ पर ये हमारा एल्कोहल है और ये हमारा ईथर है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि एटम टू एटम कनेक्टिविटी अलग अलग है। लाइक यहाँ पर CH3 से CH2 जोड़ रखा है, फिर OH जोड़ रखा है, यहाँ पर बीच में एक ऑक्सीजन है, इससे दोनों साइड CH3 जोड़ रखे हैं। तो जहाँ पर एटम टू एटम कनेक्टिविटी अलग होती है, तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सब कुछ अलग अलग होंगी। तो इस टाइप के आइसोमर को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, लेकिन एक दूसरे टाइप के आइसोमर होते हैं, ये तो सिंपल टाइप के आइसोमर है, स्ट्रक्चरल आइसोमर। इसमें अलग अलग टाइप के आइसोमर आते हैं, जैसे ये हमारा यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप में अंतर है, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, कहीं कहीं पर हमारा क्या होता है, चेन अलग अलग हो जाती है, लाइक जैसे हमारे पास CH3 CH2 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 CH3 ये है। ठीक है, चेन लेंथ अलग अलग हो, जैसे जैसे ये N पेंटेन है, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं CH3 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 CH3। तो यहाँ पर ये क्या होगी, इसकी रिंग की चेन लेंथ अलग अलग होगी, और ये सॉरी इनकी चेन लेंथ अलग अलग है, तो ये चेन आइसोमर्स कहलाते हैं। ऐसे ही अलग अलग टाइप के आइसोमर्स बनते हैं। तो यहाँ पर आपको एक तो हमारा हो गया क्या, कौन सा, स्ट्रक्चरल आइसोमर। दूसरा क्या होता है, जैसे माना हमारे पास इस टाइप का कोई कंपाउंड है, लाइक CHO, यहाँ पर हमारे पास है OH H और यहाँ पर CH2OH है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा एक कार्बन वाला सेंटर है और एक हमारा ऐसा स्ट्रक्चर है OH H CHO और CH2OH। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सभी एटम टू एटम कनेक्टिविटी बिल्कुल सेम है। बीच वाले कार्बन से OH जोड़ रखा है, यहाँ भी OH जोड़ रखा है, यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ा है, यहाँ भी हाइड्रोजन जोड़ा है, यहाँ पर CHO जोड़ रखा है, यहाँ पर भी CHO ग्रुप जोड़ रखा है, यहाँ CH2OH, यहाँ भी CH2OH। तो यहाँ पर एटम टू एटम कनेक्टिविटी क्या है, एटम टू एटम कनेक्टिविटी बिल्कुल सेम है, सेम। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर कुछ अदर प्रॉपर्टीज अलग हो जाती हैं। जैसे इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज की अलग होती है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती हैं, अलग अलग, इनको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, ये एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, यहाँ पर बीच में मिरर रखोगे तो एक दूसरे का बिल्कुल रिफ्लेक्शन ये दिखाएंगे। तो इस टाइप के आइसोमर को हम ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं, या इनको हम बोलते हैं इनैंशियोमर्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर। ऐसे ही हमारे दूसरे टाइप के आइसोमर्स भी होते हैं, लाइक जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH3 H और H। ठीक है, तो ये है हमारा, एक इस फॉर्म में है और एक CH3 डबल बॉन्ड CH3 और CH3 H और H। ठीक है, ये दोनों सेम टाइप के ग्रुप सेम साइड होते हैं, तो इसको सिस आइसोमर बोलते हैं, और जब अपोजिट साइड होते हैं तो इसको ट्रांस आइसोमर कहते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एटम टू एटम कनेक्टिविटी बिल्कुल सब दोनों में सेम है। C डबल बॉन्ड C से यहाँ पर भी H और CH3 जोड़ रखे हैं, यहाँ पर भी H और CH3, यहाँ पर CH3 और H, यहाँ पर भी CH3 और H। लेकिन क्या होते हैं, ये डबल बॉन्डेड कंपाउंड जो होते हैं, ये दूसरे टाइप के आइसोमर शो करते हैं, जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर या सिस ट्रांस आइसोमर। तो ये कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बता दी, आगे हम इसी टाइप से देखेंगे। ठीक है, तो इसी टाइप का हमें इसमें पढ़ना होता है। आप ज़्यादा डिटेल के लिए वीडियो देख सकते हैं, हमें यहाँ पर मेनली क्वेश्चन पे ही डिस्कशन करना है। तो अब देखिए हमारा इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर साइक्लोहेक्सेन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है साइक्लोहेक्सेन के लिए। तो साइक्लोहेक्सेन जो होता है वो हमारा क्या होता है, उसमें हम वैसे जनरली इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ऐसे, ये साइक्लोहेक्सेन। लेकिन हमें पता होता है साइक्लोहेक्सेन इस फॉर्म में नहीं पाया जाता, इसके अलग अलग क्या पाया जाता है, स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला फॉर्म होता है चेयर फॉर्म। ठीक है,
ऐसे ये चेयर फॉर्म होता है। एक फॉर्म होता है हमारा बोट फॉर्म, ऐसे बोट मतलब नाव की तरह, चेयर मतलब कुर्सी की तरह, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, एक हमारा चेयर हो गया, बोट हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमारा क्या होता है, ट्विस्ट बोट होता है। ट्विस्ट बोट कुछ इस टाइप से होता है, ये मुड़ी हुई बोट जैसी संरचना होती है इस टाइप की, ठीक है। और एक क्या होता है, हाफ चेयर होती है। हाफ चेयर सबसे लेस स्टेबल टाइप की रहती है, ठीक, इस कुछ इस टाइप से रहती है, तो इस टाइप से रहती है कुछ, ठीक है। तो अब क्या है, इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है साइक्लोहेक्सेन के लिए। आपको एक चीज़ सबसे पहले मैंने कई बार बता भी रखा है, इनकी स्टेबिलिटी की अगर आप बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है कौन सी, चेयर फॉर्म, ठीक है। उससे कम स्टेबल कौन सी होते हैं, ट्विस्ट बोट, उससे कम बोट, और सबसे कम स्टेबल होती है हाफ चेयर, ठीक है, हाफ चेयर। अब ये जो तीनों के तीनों, चेयर हो गया, ट्विस्ट बोट हो गया और बोट, ये तीनों के तीनों में आप ध्यान रखेंगे कि इन तीनों में एंगल स्ट्रेन नहीं होता है, ठीक है, एंगल स्ट्रेन नहीं होता है, एंगल स्ट्रेन नहीं होता। एंगल स्ट्रेन क्या होता है कि जैसे अगर हम बात करें, जो भी हमारा साइक्लोहेक्सेन है उनमें सभी कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, यानी इस पर क्या होना चाहिए, जो हमारा बॉन्ड एंगल होना चाहिए sp3 के अकॉर्डिंग 109 डिग्री के आसपास होना चाहिए। तो इस वजह से ये प्लेनर अगर हम बनाएंगे तो 109 डिग्री के आसपास ये नहीं पाया जाता, इसलिए ये बहुत कम स्टेबल होता है। लेकिन ये तीनों जो फॉर्म है, चेयर, ट्विस्ट बोट और बोट, इनमें अगर हम देखेंगे तो इन सभी में जो एंगल पाया जाता है लगभग 109 डिग्री के आसपास ही पाया जाता है। इस वजह से इनमें कोई भी एंगल का स्ट्रेन नहीं होता है, 109 डिग्री से बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं होता है। इसलिए चेयर, बोट और ट्विस्ट बोट तीनों के तीनों क्या रहते हैं, इनमें एंगल स्ट्रेन नहीं होता, मतलब एंगल लगभग 109 डिग्री के आसपास ही रहता है, ठीक है। तो ये हो गया। और इसमें जो है आप ध्यान रखेंगे, आपसे ज़्यादातर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेयर और बोट फॉर्म में चेयर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल रहती है जबकि बोट फॉर्म कम स्टेबल रहती है, और बोट फॉर्म का कम स्टेबिलिटी का कारण क्या होता है ये पूछा जाता है। तो इसमें देखिए, बोट फॉर्म जो होती है उसमें भी एंगल स्ट्रेन तो उसमें भी नहीं है और चेयर फॉर्म में भी नहीं है, लेकिन इसमें जो ये हाइड्रोजन होते हैं, जो ऊपर वाले हाइड्रोजन यहाँ पर लगे होते हैं ऐसे और ऐसे, ठीक है, इनको फ्लैगपोल हाइड्रोजन कहते हैं, और ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो रिपल्सन करने की वजह से ये थोड़ा सा किससे कम स्टेबल है, चेयर फॉर्म से कम स्टेबल होती है, ठीक है। जबकि हमारा चेयर फॉर्म में सबसे कम स्ट्रेन पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछ रखा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आप इसमें ध्यान रखेंगे बोथ चेयर एंड बोट कन्फर्मेशन फ्री फ्रॉम एंगल स्ट्रेन, ये वाला बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों में एंगल स्ट्रेन नहीं पाया जाता है। बोथ चेयर एंड बोट कन्फर्मेशन आर फ्री फ्रॉम एंगल स्ट्रेन, सॉरी ये वाला बी वाला नहीं, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ चेयर एंड बोट कन्फर्मेशन आर फ्री फ्रॉम एंगल स्ट्रेन, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच इज द IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड सोन बिलो। तो यहाँ पर देखिए, ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये हमारा क्या है, इसको बोलते हैं हम कौन सा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर जनरली हमारे डबल बॉन्डेड कंपाउंड के द्वारा दिखाया जाता है। इसका कंडीशन क्या होती है कि हालांकि डबल बॉन्ड के अलावा साइक्लोप्रोपेन, ये साइक्लोब्यूटेन ये भी शो करते हैं, लेकिन जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उनमें रोटेशन नहीं होना चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए। जैसे कि हमारा डबल बॉन्ड है, इनके डबल बॉन्ड पे कोई भी रोटेशन नहीं होता है, और ये ग्रुप लग रखे हैं, इस कार्बन से लगे हुए 2 ग्रुप या इस कार्बन से भी लगे हुए 2 ग्रुप, यहाँ पर दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर भी दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है, अलग अलग हो सकते हैं, सेम बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर CH3 अलग है, ये CH2 CH3 भी अलग है, तो सही है इसका मतलब। यहाँ पर H अलग है और यहाँ पर CH3 अलग है। हालांकि इस कार्बन पर और इस कार्बन पर लगे हुए ग्रुप सेम हो सकते हैं, लेकिन एक ही कार्बन पर लगे हुए दोनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। तो अब यहाँ पर पूछ रहा है कि ये कौन सा, इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर EZ नोमेनक्लेचर चलता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, एक कार्बन से लगे हुए जो 2 ग्रुप हैं इनको हम प्रायोरिटी देते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है उसको फर्स्ट नंबर पर रखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन है तो इसको फर्स्ट नंबर, यहाँ पर हाइड्रोजन दूसरा आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर CH2 में, यहाँ पर CH2 के बाद CH3 भी जोड़ रखे, तो यहाँ पर 2 कार्बन मान के हम चलेंगे, तो यहाँ पर इसका फर्स्ट नंबर और यहाँ पर इसका सेकेंड नंबर। तो अब हम देखेंगे, तो अगर सेम टाइप के प्रायोरिटी के ग्रुप सेम साइड आते हैं तो उसको हम Z बोलते हैं, और अपोजिट साइड आते हैं तो E बोलते हैं, एंटी टाइप का। तो यहाँ पर अगर देखें सेम प्रायोरिटी के ग्रुप अपोजिट आ रहे हैं, 2 अपोजिट, ये भी 2 अपोजिट, ये भी अपोजिट, ये भी अपोजिट, तो इसको क्या बोलेंगे, E बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप E नोमेनक्लेचर डालोगे।
तो अब दूसरा, एक तो ई तो बीच में आ गया, फिर IUPAC नाम अगर आप देखेंगे तो नंबरिंग में आप क्या करेंगे, IUPAC नाम की नंबरिंग कहाँ से करेंगे आप, जहाँ से डबल बॉन्ड नहीं दिखे और लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, 1, यहाँ पर 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन में से ही सही होगा कोई ना कोई, ठीक है, ई, ठीक है, ई हो जाएगा। फिर क्या करेंगे आप, और 3 पे क्या आ जाएगा, मिथाइल, ई 3 मिथाइल, और 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो 2 पेंटीन, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 11th वाले का, ई 3 मिथाइल 2 पेंटीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला सही हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन। देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको ट्राई करने पड़ते हैं, खुद ही आइसोमर बना के चेक करना पड़ता है कि कितने आइसोमर बन सकते हैं। तो इसमें क्या है हमारा क्वेश्चन कि हमारे पास ये है, हमारे पास मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन आप देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा CH3 CH CH3 और CH2 CH3, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन है, ठीक है। इसके हमें क्या बताना है कि इसमें मोनोक्लोरो डेरिवेटिव कितने पॉसिबल आइसोमर हो सकते हैं। मतलब हम क्या करें कि यहाँ पर से एक सेकेंड, हाँ, तो ये हमारे पास था CH3 CH CH3 CH2 CH3, ये है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमको, इसमें ये बताना है कि हम कितने इसमें से मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बना सकते हैं। मतलब हम यहाँ पर से कितने टाइप के आइसोमर इससे एक एक क्लोरीन रिप्लेस करके बना सकते हैं। तो फर्स्ट क्या कर सकते हैं, देखिए ये वाला CH3 और ये वाला CH3 तो बिल्कुल सेम है, तो इनमें से किसी में से भी एक क्लोरीन हम एक हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन लगा सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा CH3 Cl और CH CH3 और CH2 CH3, एक तो ये बन सकता है। दूसरा अगर हम इससे भी हटाएंगे तो बात सेम ही है क्योंकि ये दोनों एक ही जैसे हैं। दूसरा हम ये वाला हाइड्रोजन से क्लोरीन को रिप्लेस कर सकते, क्लोरीन से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर CCl CH3 CH2 और CH3 ऐसा कर सकते हैं। तीसरा इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं क्लोरीन से, तो ये हो जाएगा CH3 CH CH3, और क्योंकि मोनोक्लोरो कह रहा है इस वजह से हम एक ही क्लोरीन से रिप्लेस करेंगे, ये हो सकता है। और एक बार हम इस वाले CH3 का हाइड्रोजन भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो CH3 CH CH3 CH2 और CH2 और Cl, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कितने आइसोमर्स मिल रहे हैं, 4 आइसोमर मिल रहे हैं। तो ऐसे करके आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कितने आइसोमर बनेंगे, तो ऐसे करके आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 आइसोमर यहाँ पर बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंटिंग टॉटोमेरिज्म। इसमें से कौन सा पेयर जो है टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है। देखिए ये जो टॉटोमेरिज्म है इसको हम कीटो इनोल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि ये कब शो होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास पहले तो एक C डबल बॉन्ड O या C डबल बॉन्ड N, कोई भी मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो, ऐसा हो सकता है। C ट्रिपल बॉन्ड N हो सकता है, ठीक है। इस टाइप का कुछ भी हो सकता है, C डबल बॉन्ड O C ट्रिपल बॉन्ड N। और इसके बगल में एडजेसेंट पोजीशन पर, जस्ट यहाँ पर अल्फा पोजीशन पर कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। ये वाला अल्फा है, इस पर कम से कम क्या होना चाहिए, एक हाइड्रोजन होना चाहिए। इस साइड भी हो सकता है लेकिन हमें एक साइड तो होना ही होना चाहिए। अब क्या करता है ये, यहाँ से हाइड्रोजन क्या करता है, ट्रांसफर होता है इस ऑक्सीजन पर। तो ये कुछ स्टेप से होता है। CH2 इसका हाइड्रोजन हम ओपन कर ले रहे हैं H, और C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी, हाँ ठीक है। तो दोबारा से एक बार बना लेते हैं। ये हमारे पास है लाइक CH2, इसका हाइड्रोजन हमने ओपन कर लिया H, और C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पर हमने कोई भी ग्रुप R हो सकता है। तो यहाँ से क्या होता है, क्योंकि C डबल बॉन्ड O जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये जो है ये बॉन्ड ऐसे ऊपर की ओर टूटता है ऑक्सीजन की तरफ। इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है प्लस चार्ज, इस वजह से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ये हाइड्रोजन भी टूट जाता है यहाँ से। तो ये कुछ ऐसा बन जाता है, ये बन जाता है CH2, और यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। और इस ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन चला जाता है OH और R। इस फॉर्म को हम बोलते हैं कीटो फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड O कीटोन टाइप का है। और यहाँ पर इसको बोलते हैं इनोल फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड इन और
OH यानी और लग रखा है, इसलिए इनॉल फॉर्म बोलते हैं। जनरली कीटो फॉर्म ही सभी कंपाउंड्स में ज़्यादातर स्टेबल मानी जाती है। कीटो फॉर्म सब ज़्यादा स्टेबल होती है क्योंकि यहाँ पर C डबल बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाता है इन कंपेयर टू C डबल बॉन्ड C के, यानी एल्कीन वाले डबल बॉन्ड के कंपेयर में C डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। इस वजह से कीटो फॉर्म ही ज़्यादातर कंपाउंड्स में ज़्यादा परसेंटेज में पाई जाती है। हालांकि कन्वर्जन हो सकता है कीटो का इनॉल में, लेकिन आप देखेंगे ज़्यादातर लगभग 98% लगभग ये होगा तो 2% ये, 99% ये होगा 1% ये, तो इनॉल फॉर्म बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, तो कीटो फॉर्म ही ज़्यादातर एग्जिस्ट करती है। फिर ये इनॉल फॉर्म क्या हो जाते हैं, वापस से कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो बस आपको क्वेश्चन ये देखना है कि कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म किस में चेंज हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है C के साथ मल्टीपल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन नाइट्रोजन इस टाइप का कुछ भी हो सकता है, और अल्फा पे हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछ रखा है वहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा पेयर टोटोमेरिज में शो कर सकता है। तो अच्छा, कौन सा पेयर में टोटोमेरिज में शो हो रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है। देखिए पहला जैसे हमारे पास है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से N पे चले जाएगा और डबल बॉन्ड पीछे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड NH, ये हो जाएगा। NC नहीं हो सकता क्योंकि कार्बन का माइग्रेशन नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन का हो रहा है। ठीक है, और दूसरा अगर आप देखेंगे तो दूसरे में भी CH3 CH2 CHO का CH3 CO CH हो गया, ये भी नहीं हो सकता है। उसके अलावा अगर हम थर्ड ऑप्शन देखें तो CH3 CO CH3 ये वाला हो सकता है क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड खिसक गया है, तो ये वाला सही लग रहा है। थर्ड हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, और यहाँ पर से ये वाला हाइड्रोजन क्या हो गया है, इधर से ऑक्सीजन पर चले गया है और बॉन्ड एक स्थान पीछे खिसक जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड C और OH, और ये CH3 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल C वाला सही है, इसमें जो है कीटो इनॉल आइसोमेरिज में हो रखा है। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच वन अमंगस्ट फॉर्म ऑफ इथाइल एसीटोएसिटेज ऑब्टेन्ड हाई परसेंटेज। तो इथाइल एसीटोएसिटेट जो होता है वो इस टाइप से होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O यहाँ पर से C डबल बॉन्ड O, हाँ, तो OC2H5 इस टाइप से रहता है। ठीक है, इथाइल एसीटोएसिटेट। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इसका कौन सा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हमारा, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो सकता है, CH2 से यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा यहाँ पर CH2 होगा जहाँ तक है। ठीक है, इस टाइप से होगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये जो है कीटो इनॉल आइसोमेरिज में शो कर सकता है क्योंकि C डबल बॉन्डो के बगल में यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। तो आप देखेंगे कि इसका कौन सा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है, कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है, हायर परसेंटेज में कीटो फॉर्म ही पाया जाता है। तो आप ज़्यादातर जो है आपका कीटो फॉर्म ही ज़्यादा परसेंटेज में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एक्जिबिट कीटो इनॉल आइसोमेरिज। आपको पता है कि क्या होना चाहिए, कीटो इनॉल आइसोमेरिज में के लिए C डबल बॉन्ड O होना चाहिए और उसके बगल में अल्फा पे हाइड्रोजन होना चाहिए। आप देखेंगे इसमें जो है ये ऑप्शन में C6H5 है, ये बेंजीन टाइप की रिंग है और उसके बगल में CH होता है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर कोई C डबल बॉन्ड O नहीं है, यहाँ पर भी C6H5 दो रिंग लग रखी है, तो D ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हमारे पास है C6H5, उसके बाद C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर लेकिन फिर क्या CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पर बीच में हमारा क्या CH2 मिथाइलिन ग्रुप है, ये जो है यहाँ से दोनों साइड, इस साइड भी क्या कर सकता है, H माइग्रेट हो सकता है, यहाँ पर कीटो इनॉल आइसोमेरिज हो सकता है और D ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिज में एग्जिबिटेड बाय ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज कौन सा आइसोमेरिज में शो करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का अगर देखेंगे तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, C6H12O6। ठीक है, लेकिन इनका क्या होता है, अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड OH और 6 कार्बन यहाँ पर होते हैं, 1 2 3 और ये 4, और नीचे CH2OH लगा होता है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे केवल जो हमारा थर्ड कार्बन होता है उसमें OH लेफ्ट बनाएंगे, बाकी सब में राइट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी OH H OH H इस टाइप से ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और D फॉर्म में पाया जाता है ग्लूकोज। ऐसे ही हमारा अगर फ्रक्टोज की बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, CH2OH पहले लगा होता है, उसके बाद C डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, और बाकी का नीचे वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल इसका सेम ही होता है। ठीक है, कितने 2 कार्बन ऊपर हो गए तो 3 4 5 और नीचे CH2OH।
तो फर्स्ट वाले 2 कार्बन पे ही इन दोनों के स्ट्रक्चर में अंतर होता है, थर्ड वाले से फिर थर्ड पे OH लेफ्ट होगा, बाकी पे OH राइट होगा। बाकी नीचे वाला स्ट्रक्चर दोनों का बिल्कुल सेम होता है, मतलब ये वाला पोर्शन सेम है नीचे वाला, ठीक है, और ऊपर वाला अलग है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कौन सा आइसोमेरिज्म पाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन आप देखेंगे इसका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है और इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन है। तो यहाँ पर कौन सा आइसोमेरिज्म पाया जाएगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म पाया जाएगा। विच विल फॉर्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए मैंने कंडीशन बताई थी, कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में रोटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, और जो हमारे एक कार्बन पर लगे हुए 2 ग्रुप हैं वो अलग अलग होने चाहिए इस पे, ठीक है। इस पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं जो, वो अलग अलग होने चाहिए, या इस पे भी जो लगे हैं वो भी अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें तो साइक्लोब्यूटेन जो है वहाँ पर भी कार्बन कार्बन के बीच में रोटेशन इस वाले बॉन्ड के बीच में नहीं होता है, ठीक है। और अगर यहाँ देखें एक कार्बन पर लगे हुए 2 ग्रुप अलग अलग हैं, एक क्लोरीन लग रखा है, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा क्या लगा होगा, हाइड्रोजन लगा होगा, ठीक है। यहाँ पर भी एक क्लोरीन लग रखा है, दूसरा हाइड्रोजन लग रखा है। तो यहाँ पर एक कार्बन पर लगे हुए 2 ग्रुप अलग हैं और जो है इन पे आपस में क्या हो रहा है, कार्बन कार्बन पर रोटेशन नहीं होता, साइक्लोप्रोपेन में भी नहीं होता, ब्यूटेन में भी नहीं होता, पेंटेन में भी नहीं होता, इनमें रोटेशन नहीं होता है। तो दूसरा हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड N और यहाँ पर OH, इसको ऑक्जैम बोलते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ डबल बॉन्ड है और N लगा हुआ है, इस कार्बन पर अगर देखें तो एक CH3 लगा हुआ है और एक ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो 2 अलग अलग ग्रुप लगे हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ OH जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक नाइट्रोजन पर लोन पेयर भी होता है, इस वजह से हम इसको 2 ग्रुप मान लेते हैं। तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड पे देखेंगे तो यहाँ पर H होगा, यहाँ पर भी H होगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाला ग्रुप लग रखा है, फिर यहाँ पर भी ये वाला ग्रुप लग रखा है, तो एक डबल बॉन्ड से लगे हुए 2 ग्रुप अलग अलग हैं, तो C वाला भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। जो सभी के सभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, तो ऑल ऑफ दीज आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन कीटोइनोल आइसोमेरिज्म का है, इसको आप खुद कर लेंगे, ठीक है। किस में पाया जा सकता है तो आप देख लेंगे, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा जो कंपाउंड है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अभी मैंने आपको बता दिया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या फिर इसको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हम बोल रहे हैं, वो कौन सा शो नहीं करेगा। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में अगर जाएँ तो यहाँ पर C के साथ H और Br लग रखा है और डबल बॉन्ड है, और H और Br ये तो बिल्कुल शो करेगा, क्योंकि एक कार्बन से लगे हुए 2 ग्रुप अलग हैं और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो रोटेशन भी नहीं होगा। तो ये जो फॉर्म होगी ये सिस फॉर्म होगी, ठीक है। इसी का अगर ट्रांस बनाएंगे तो क्या होगा, एक कार्बन पर ग्रुप ऐसे ही रहने दो, दूसरे को एक्सचेंज कर दो, Br और H, तो ये वाली ट्रांस फॉर्म कहलाती है, जहाँ पर सेम टाइप के ग्रुप जो है अपोजिट साइड लगे होते हैं। अगर दूसरा आप देखेंगे तो दूसरे वाले में इस C से Br और H लग रखा है, ठीक है, और यहाँ पर H और Cl लग रखा है, तो ये भी शो कर सकता है क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। थर्ड वाला देखेंगे तो यहाँ पर Br और CH3 लग रखा है, अलग अलग हैं, और यहाँ पर H और Br लग रखा है, ये भी अलग है। लेकिन अगर आप फोर्थ देखेंगे तो यहाँ पर एक कार्बन से लगे हुए 2 ग्रुप सेम हो गए, तो डी वाला ऑप्शन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता है। एन आइसोमर ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का आइसोमर कौन सा है, ठीक है। अभी ये मैंने अभी थोड़ी देर भी पहले बताया था, लाइक हमारे पास C2H6O जो अगर हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो यहाँ से हम 2 ग्रुप बना सकते हैं, 2 कंपाउंड बना सकते हैं, CH3 CH2OH इथेनॉल, या फिर क्या बना सकते हैं CH3O CH3। तो डाईमिथाइल ईथर ये हमारा है, डाईमिथाइल ईथर। तो आइसोमर इथेनॉल का आइसोमर क्या होगा, डाईमिथाइल ईथर होगा, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल आइसोमर, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल इन, ठीक है, इसमें आप खुद ट्राई कर लेंगे, ठीक है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन से शो कर सकते हैं। इसमें जो हमारा 2 ब्यूटीन है उसमें एक सिस फॉर्म बनेगी, एक ट्रांस फॉर्म बनेगी, ठीक है। इसको आप खुद देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिस्ट एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, जहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा वहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। तो जितने भी डबल बॉन्डेड कंपाउंड होंगे वो कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि जब भी डबल बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं ये प्लेनर होते हैं, तो इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाए जाते हैं, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 2 इक्वल भागों में कट सकते हैं, और इस वजह से ये जो है इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं।
और अगर किसी कंपाउंड में एक कैरल सेंटर अगर है, मतलब कोई कार्बन सेंटर है उसमें 4 अलग अलग ग्रुप लग रखे हैं जुड़े हुए, तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, जैसा कि हमें सी में दिख रहा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखोगे तो इससे इस कार्बन से एक H लग रखा है, दूसरा COH लग रखा है, तीसरा C2H5 लग रखा है और चौथा CH3 लग रखा है। तो यहाँ पर 4 अलग अलग ग्रुप एक कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं कैरल सेंटर। और इसका अगर आप मिरर इमेज बनाते हो तो इस टाइप से कुछ बनेगा, HCOOH और C2H5 और H। तो इसको एक दूसरे के ऊपर ढकने की कोशिश करते हो, इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो एक दूसरे को ढकते नहीं है, इसलिए इनको हम बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजिबल मतलब एक दूसरे को जो नहीं ढकते हैं वो मिरर इमेज। तो जब भी एक कैरल सेंटर होगा तो वो एक दूसरे के मिरर सुपर इम्पोजिबल इमेज बनाएंगे, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अगर चौथे में देखेंगे तो यहाँ पर 2 OH सेम कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है। पहला, R and S कॉन्फ़िगरेशन करेस्पॉन्ड टू इनेंशियोमर ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो इसका कहने का मतलब है कि जो हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं तो इसमें जैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम निकालेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, अगर इसका R आ रहा है तो इसका जो मिरर इमेज हम बना रहे हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन जनरली क्या आता है, S आता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल ज़्यादातर ऐसा ही पाया जाता है। दूसरा है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इनटू रेसिमेट इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी ऑप्टिकली कंपाउंड को रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम रेसिमाइजेशन कहते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। इन फिशर प्रोजेक्शन एनी ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज ऑफ सब्स्टिट्यूशन लीड टू एनेंशियोमर। जैसे अगर हम क्या करें, ये हमारा कोई कंपाउंड है, लाइक इसी में हम देख लें H, यहाँ पर COOH है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर C2H5 है। अगर इसमें हम क्या कर दें कि एक बार हम इन दोनों को एक्सचेंज कर लें तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला प्रोजेक्शन जो होता है इसको हम फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। ऐसे जब डंडे के फॉर्म में ऐसे ग्रुप में लगाए होते हैं तो यहाँ पर CH3 आ जाएगा, यहाँ पर H और यहाँ पर COOH यही रहेगा और C2H5 यही रहेगा। तो ये जो एक बार हम अगर एक्सचेंज करते हैं तो ये जो है, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन R आ रहा होगा तो इसका S हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, उल्टे बिल्कुल आइसोमर बन जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि फिशर प्रोजेक्शन में अगर हम ऑड नंबर का इंटरचेंज करते हैं तो इनेंशियोमर बन जाते हैं। ये बिल्कुल बात सही है। तो ये डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी बिल्कुल इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली एक्सेप्टेड नंबर ऑफ हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म ऑफ CrCl6.6H2O। इसमें कितने हाइड्रेटेड आइसोमर्स हो सकते हैं। ये हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी क्या होता है, आइसोमेरिज्म वाला पार्ट होता है, उससे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म क्या होता है, जब हम क्या करें, जो Cl है उसको हम क्या करें, इस H2O से एक्सचेंज कर दें कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, तो उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। देखो इसमें 3 आइसोमर्स बनते हैं, तो वो कैसे बनते हैं, देखिए यहाँ पर लिख रखा है। यहाँ पर हमारे पास जैसे एक कंपाउंड जो होगा वो होगा, सारे हमने H2O को अंदर रख लिया, CrH2O होल 6, और तीनों Cl क्या कर लिए, बाहर कर दिए। ठीक है, तीनों Cl क्या कर दिए, बाहर कर दिए। अब हम क्या करते हैं, एक H2O को बाहर कर लेते हैं, एक Cl को अंदर कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक Cl अंदर हो गया, एक H2O बाहर हो गया। दूसरा हमने क्या कर लिया, फिर 2 Cl को बाहर कर दिया और 2 H2O का क्या कर लिया, सॉरी 2 यहाँ पर से, एक सेकेंड, यहाँ पर ये वाला थोड़ा सा गलत हो रहा है। यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, फिर 2 Cl को अंदर कर रखा है, तो एक Cl बाहर रहेगा, 2 H2O बाहर हो जाएंगे। H2O तो यहाँ पर 2 होंगे, 2 H2O होंगे। ठीक है, बाहर। तो इस टाइप से हमारे क्या बन सकते हैं, एक बार मैं आपको फिर से इसको बना कर दिखाता हूँ। देखिए ये हमारे पास है, पहला तो हमने बना लिया कि सारे H2O अंदर है, CrH2O होल 6 और Cl3, पहला हो गया। दूसरा हमने क्या कर लिया, एक एक क्लोरीन को अंदर डालते हैं, तो H2O एक बार हमने एक क्लोरीन को अंदर डाला तो एक H2O बाहर हो जाएगा, तो Cl2 और 2 H2O, सॉरी बाहर एक H2O है। ठीक है, और एक बार फिर से हमने क्या कर दिया, एक और क्लोरीन को अंदर कर दिया, तो क्या हो जाएगा, CrH2O 4 हो जाएंगे अंदर, और अंदर 2 क्लोरीन, और Cl एक ही रहेगा बाहर, और यहाँ पर 2 H2O हो सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा। इससे ज़्यादा आइसोमर्स यहाँ पर पॉसिबल नहीं होते हैं, क्योंकि हमें एक क्लोरीन मैक्सिमम जो है यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी के लिए बाहर रखना पड़ता है। तो अब इससे ज़्यादा अंदर 3 क्लोरीन आप नहीं डाल सकते हैं, तो यहाँ पर 3 ही आइसोमर बनते हैं इस केस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच कंपाउंड विल नॉट शो टोटोमेरिज्म। तो इसको आप फिर से टोटोमेरिज्म आपको बता रखा है मैंने, इसका डी ऑप्शन सही होगा, नाइट्रोबेंजीन। इसका कारण है कि अल्फा पे जो है हाइड्रोजन नहीं होंगे बेंजीन के, इसलिए ये जो है टोटोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन फिर से ये हमारा है CH3CO CH3 और CH3CH2CO इस टाइप के आइसोमर्स को क्या कहते हैं। तो ये आपको खुद पता चल रहा है, इसको क्या कहते हैं, फंक्शनल आइसोमर, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है दोनों के। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल द्वारा कौन सा आइसोमेरिज्म शो होगा। तो ये हमारे पास है CH3C, इससे एक H लग रखा है, इससे OH लग रखा है और CHO लग रखा है। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि एक कार्बन से 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, यानी यहाँ पर कायरल सेंटर है। तो ये क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं कि ये जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्योंकि इसके पास कायरल कार्बन है और इसका एक दूसरे के मिरर इमेज आप बनाएंगे तो इनको हम एनेंशियोमर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है RS नोमेनक्लेचर से। ठीक है, तो RS नोमेनक्लेचर में आपको क्या देखना होता है, सबसे पहले आपको कायरल सेंटर पहचानना होता है जहाँ पर एक कार्बन से 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं और उसमें फिर हमें प्रायोरिटी रखनी पड़ती है ग्रुप्स की। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो तो उसको हम प्रायोरिटी में फर्स्ट रखते हैं। तो अगर यहाँ पर देखेंगे COOH है तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं C डबल बॉन्ड OH, और इस पर कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है और यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CHO को आप ऐसे रख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर जब मल्टीपल बॉन्ड होता है, जैसे C डबल बॉन्ड हो, तो हम ये मान के चलते हैं कि कार्बन 2 ऑक्सीजन के थोड़ा जुड़ा हुआ है, ठीक है, और 1 ऑक्सीजन तो यही है। इस कायरल सेंटर से अगर हम नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर COOH में 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए मान सकते हैं और इनका एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है, तो इस वजह से यहाँ पर इसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। दूसरा हमारे पास C डबल बॉन्ड OH है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 2 जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब इसको सेकंड प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि यहाँ पर तीनों कार्बन ही जुड़े हुए हैं तो फर्स्ट वाले से डिसाइड नहीं होगा, हम फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले को देखेंगे। तो सेकंड प्रायोरिटी ये, थर्ड में CH3 को देंगे और फोर्थ में हाइड्रोजन सबसे लास्ट में ही आता है। तो अब ये जो है यहाँ पर हमारा नंबरिंग होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे मान के चलते हैं, इसको फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। जो ये तिरछी लाइन होती है इसको हम सॉलिड लाइन से दिखाते हैं और ये बताता है हमको अबव द प्लेन को, ठीक है, अबव द प्लेन। और ये जो खड़ी वाली लाइन है तो इसको हम डैश लाइन से दिखाते हैं और ये हमको बताता है बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन को बताता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगर हमारा जैसे यहाँ पर अगर हम नंबरिंग देखें तो फर्स्ट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ऊपर, और सेकंड आ रहा है नीचे, ठीक है, और थर्ड आ रहा है यहाँ पर और फोर्थ आ रहा है यहाँ पर। तो अगर हम देखें तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 प्रायोरिटी किस हिसाब से आ रहा है, ये आ रहे क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज आ रही है 1 2 3 प्रायोरिटी, ठीक है, 1 से सेकंड, सेकंड से थर्ड जा रहा है, तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन दिख रहा है। तो अब लेकिन ये क्लॉकवाइज रोटेशन वैसे आर कॉन्फ़िगरेशन को दिखाता है, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो आर कॉन्फ़िगरेशन को दिखाता है, लेकिन कब, जब हाइड्रोजन बिलो द प्लेन हो। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो हाइड्रोजन बिलो द प्लेन ना देख करके सॉलिड लाइन में दिख रहा है, यानी अबव द प्लेन है, तो यहाँ पर आर ना होकर के ये क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है। फिर से मेरी बात को समझना, मैंने कहा जब हमने ग्रुपिंग कर ली, सभी नंबरिंग कर ली, तो 1 2 3 जो रोटेशन आ रहा है वो क्लॉकवाइज आ रहा है, और तो क्लॉकवाइज आर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कब करता है, जब हाइड्रोजन बिलो द प्लेन हो। लेकिन अगर हाइड्रोजन बिलो द प्लेन नहीं होगा, अबव द प्लेन होगा, तो आर चेंज होकर के एस बना देता है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाले का एस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। ऐसे ही आप जो है सभी को चेक कर सकते हैं। मैं आपको सेकंड भी बताता हूँ एक बार। देखिए सेकंड में क्या होगा, सेकंड वाले में ये हमारे पास है फिर स्टेप प्रायोरिटी, आप ध्यान रख लेंगे, CHO को सबसे पहले, CH2H को सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 1 2 3 क्लॉकवाइज आ रहा है, लेकिन हाइड्रोजन का तिरछी लाइन में है, खड़ी वाली लाइन में होता तो बिलो द प्लेन होता, तिरछी लाइन है तो अबव द प्लेन, तो 1 2 3 क्लॉकवाइज आ रहा है, आर होना चाहिए वैसे, लेकिन हाइड्रोजन बिलो द प्लेन नहीं है, इस वजह से इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एस आ जाएगा। अब इसके बाद इसको देखेंगे तो यहाँ पर हमारा देखेंगे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको प्रायोरिटी सबसे पहले मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन जुड़े हुए मान सकते हैं हम, और उससे कम डबल बॉन्ड वाले को सेकंड, यहाँ थर्ड और यहाँ पर फिर से फोर्थ। तो 1 2 3 फिर से क्लॉकवाइज आ रहा है, आर कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए लेकिन नहीं होगा, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, अबव द प्लेन है, तिरछी लाइन में है, तो ये भी एस हो जाएगा। अब हमारा सबसे लास्ट देखते हैं, तो लास्ट वाले में इसको नंबरिंग आप फर्स्ट दोगे, फिर से इसको सेकंड, इसको थर्ड और ये वाला हाइड्रोजन फोर्थ। तो यहाँ पर क्लॉक वाइज रोटेशन फिर से यहाँ पर है, लेकिन हाइड्रोजन आप देखेंगे तो खड़ी वाली लाइन में आ गया, यानी बिलो द प्लेन आ गया, तो यहाँ पर आर कॉन्फ़िगरेशन का आर कॉन्फ़िगरेशन ही रहेगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप ऐसे आर एस नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। आपको आगे दिखाई देंगे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसको आप खुद करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने बता दिया कि 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े होने चाहिए किसी कायरल सेंटर से, तो यहाँ पर 2 सेम टाइप के ग्रुप हैं, ये नहीं शो करेगा। यहाँ पर बी वाले ऑप्शन में अगर आप जाएंगे
तो यहाँ पर CH से Br CH CH3, हाँ यहाँ पर कैरल सेंटर बिल्कुल है। तो यहाँ पर 70 क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो 70 क्वेश्चन में आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जहाँ पर ये कैरल सेंटर आपको दिख रहा है। किसी भी कार्बन से अगर 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हैं तो वहाँ पर कैरल सेंटर है, तो ऑप्टिकली एक्टिव वो हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन अगर आप सी ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इस वाले कार्बन को देखेंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन सेम जुड़े हैं, यहाँ भी सेम जुड़े हुए हैं। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन भी आपका जो है क्या हो सकता है, CH3 जोड़ रखा है, नहीं यहाँ पर 2 सेम टाइप के ग्रुप जोड़ रखे हैं, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। यहाँ पर भी कैरल सेंटर नहीं होगा। तो ये हो गया। द नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ कंपाउंड ये दे रखा है, ठीक है, इसको आप ट्राई कर लेंगे। यहाँ पर आपका 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बनेंगे और क्या बनेगा, 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 4 आइसोमर बनेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर मतलब ये वाला डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ पर सिस ट्रांस आइसोमर बनेंगे, और जहाँ पर कैरल सेंटर होता है 2 इनैंशियोमर बनेंगे। तो ये भी इसमें 4 ऑप्शन आ जाएगा। इसका नॉमेनक्लेचर आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको मैंने बता दिया नॉमेनक्लेचर कैसे करना है। जैसे इस वाले कैरल सेंटर पर करोगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दोगे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर दूसरी प्रायोरिटी इसको मिल जाएगी, ये वाले ग्रुप को, थर्ड इसको और फोर्थ इसको। 1 2 और 3 एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ठीक है, तो S आएगा, ठीक है, और S आ रहा है, और हाइड्रोजन कहाँ है, तिरछी वाली लाइन में है। खड़ी वाली लाइन में होता तो क्या होता, S का S ही रहता, लेकिन तिरछी वाली लाइन है तो ये R हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर नीचे वाला भी R ही आएगा, ठीक है। इसको आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों क्या आ रहे हैं, R R कॉन्फ़िगरेशन आ जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही जाएगा, ए वाला 2Br और 3Br। वैसे भी आप कार्बोहाइड्रेट के जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें आप देख सकते हैं CH और CH2OH लगा होगा नीचे, तो अगर राइट साइड OH होंगे तो R आएगा और लेफ्ट साइड OH होंगे तो S आ जाएगा। यहाँ पर ये वाला आप EZ नॉमेनक्लेचर कर लेंगे क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है अब ये, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन इज मोस्ट स्टेबल। तो देखिए अब जो है एन ब्यूटेन जो होता है वो अलग अलग स्ट्रक्चर शो करता है, ठीक है, जिसमें हमारा क्या होता है, गॉच होता है, एंटी होता है, एक्लिफ्ट होता है और स्टैगर्ड होता है। गॉच सबसे पहले एक्लिफ्ट उसको बोलते हैं जहाँ पर क्या होता है, जो ग्रुप होते हैं एक दूसरे के ठीक पीछे लगे होते हैं उसको गॉच कॉन्फर्मेशन बोलते हैं। एंटी उसको बोलते हैं जहाँ पर CH3 या बड़े बड़े ग्रुप एक दूसरे के जस्ट अपोजिट लगे रहते हैं, एंटी। स्टैगर्ड उसको बोलते हैं जब इनमें 360 डिग्री का गैप होता है, ठीक है। और क्या होता है, इसके अलावा हमारा कौन सा बचा, गॉच बचा, वो जब इन 60 डिग्री के बीच में ग्रुप लगे होते हैं उसको बोलते हैं। तो आपको क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा कि एन ब्यूटेन का मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन कौन सा होता है, तो एंटी वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर जो बड़े ग्रुप होते हैं CH3 ग्रुप वो क्या होते हैं एक दूसरे के अपोजिट लगे होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, रिपल्सन बिल्कुल सबसे कम होता है। इस वजह से एंटी वाला फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एन ब्यूटेन के केस में। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इनके स्टेबिलिटी का एंटी सबसे ज़्यादा स्टेबल, उससे कम गॉच वाला फॉर्म, और सबसे कम स्टेबल एक्लिफ्ट, क्योंकि एक्लिफ्ट में ग्रुप जो है एक दूसरे के ठीक पीछे लगे होते हैं, इस वजह से इनमें रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे, द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल में आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी होती है, इस वजह से यहाँ पर गॉच फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैसे ये हमारा एंटी फॉर्म है जहाँ पर बड़े बड़े ग्रुप एक दूसरे के ठीक अपोजिट लगे होते हैं, और ये हमारा गॉच फॉर्म है जहाँ पर क्या होता है 60 डिग्री पे ग्रुप लगे होते हैं। इसके अलावा फुली एक्टिव्ड में एक दूसरे के ठीक पीछे लगे होते हैं, ठीक है, और पार्शियली एक्टिव्ड में एक दूसरे के थोड़ा सा पीछे ना होकर के थोड़ा सा हटके लगे रहते हैं। तो यहाँ पर 60 डिग्री पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे अच्छी होती है, इस वजह से गॉच फॉर्म जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है इथाइलिन ग्लाइकोल का। अदर केसेस में जनरली गॉच फॉर्म इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। एन ब्यूटेन के केस में जैसे है वो एंटी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से गॉच फॉर्म जो है इसका स्टेबल होता है, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल का। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा वीडियो लंबी बन गई है, लेकिन इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेम रिएक्शन, हमारा रिएजेंट्स और रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक आपके ऑलमोस्ट इन वीडियो से कवर हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।